हेलो एवरीवन। चलो शुरू करते हैं इस स्टोरी का एक नया एपिसोड। और तुम सब तुम्हारे कानों में ईयरफोन ज़रूर से लगा लेना, क्योंकि स्टोरी को अच्छी तरह समझने के लिए ईयरफोन ज़रूरी है। और चलो शुरू करते हैं एक नया सफ़र। अब आगे आए करणवीर जी के कहने पर कि मैं प्रीतम को अथर्व को गोद लेने के लिए कहा और अब अथर्व को सब अथर्व सूर्यवंशी के नाम से जानते हैं। तो मोहन जी ने कहा बिना उसके परिवार की जानकारी के आप ऐसा कुछ नहीं कर सकते, समझी? तो कारण भी चीनी कहा मत बोलो, वह मेरा पोता है, इसे तो अच्छे संस्कार नहीं दे पाए और अब मेरे पोते का भी भविष्य उसे यहाँ रख कर खराब करना चाहते हो? कारण भी जी ने राकेश को देखकर कहा। तो राकेश ने कहा मेरे पापा ने मेरी परवरिश कैसे की है यह उन्हें आपको बताने की जरूरत नहीं है, और अब मैं आप और इन सब के खिलाफ कोर्ट में जाऊंगा, देखता हूं आप लोग इसे कैसे लेकर जाते हैं। राकेश ने करणवीर जी से कहा। तो अथर्व हंसने लगा, उसकी घड़ी की आवाज सबको सुनाई दे रही थी। अथर्व के चेहरे के भाव बदलते सबने देखे। अथर्व हंसना बंद किया और गुस्से से कुछ बोलने वाला था, तभी करणवीर जी ने उसका कंधा दबा दिया और कहा हम बात कर रहे हैं ना। फिर तो अथर्व ने कहा फिर कहिए ना, इस आदमी को ज्यादा मेरा बाप ना बने, पहले मुझे यहाँ रहने नहीं दिया और अब आपके साथ भी जीने नहीं दे रहे, मारकर दम लेंगे क्या? मुझे मर जाऊंगा तब बात लेना, मेरी लाश के टुकड़े सब। तो कारण भी चीनी उसे एक साइड से गले लगाया और उसके सर पर हाथ फेर कर उसे शांत करने लगे और कहा जो कुछ घाट को तंग कर लो, फिर मैं तेरे लिए पिज्जा मंगवा लूंगा। पिज्जा का नाम सुनकर अथर्व की आंखें चमक उठी, वह खुश होते हुए बोला ठीक है, फिर मैं अपनी टंकी खाली करके आता हूँ, तुम भी अपने कमरे में जाओ और इताम झाम उतार दो डाली। उसकी बात सुनकर आध्या तुनकते हुए कहा अब से मैं तुम्हारे कमरे में ही रहूंगी। तो मैं अपने कमरे में क्यों जाऊं? तो अथर्व चिल्लाते हुए बोला तुम मेरे कमरे में क्यों रहोगी? मैं अपना कमरा तुम्हारे साथ शेयर नहीं करूंगा, पहले ही यह कबाड़ी वहां रहता है, तुम भी रहोगी, भागो इधर से। अथर्व जल्दी से अपने कमरे में दौड़ गया और आध्या उसके पीछे पीछे चली गई। पीछे सब लोग उन दोनों को कमरे के लिए लड़ते देखकर हैरान थे। करणवीर जी ने मुस्कुराते हुए वंश से पिज्जा ऑर्डर करने के लिए कहा तो वंश ने हाँ कह दिया। तभी विराट जी करणवीर जी से बोल चाचा जी इसका ये डेविल फिर से दर्शन देने लगा, मैं आज ही इसके डॉक्टर से बात करता हूँ। तो करणवीर जी ने कहा डेविल कभी गया ही नहीं था, उसने तुम सबको और उसे डॉक्टर को बेवकूफ बनाया है, उसने डेविल को और डेविल ने उसे छोड़ ही नहीं, डेविल को कंट्रोल करना सीख लिया है उसने, बस यहाँ ही नहीं पता कि क्यों वह उसे काबू में नहीं कर पा रहा, उसे लगता था कि कोई यह बात नहीं जानता, लेकिन मैं शुरू से जानता था। तभी राकेश ने कहा देखिए मैं आपसे आराम से कहता हूँ, उसे यहाँ पर छोड़ दीजिए, मैं या फिर कोई भी उसे कभी कोई परेशानी नहीं होने देंगे, मेरे घर में वह खुशनुमा माहौल कभी नहीं बना जो उसके यहाँ रहने पर बनता है, उसे देखकर मेरा परिवार खुश रहने लगा है। उसके बाद सुनकर करणवीर जी ने कहा लेकिन वह यहाँ कुछ नहीं रहेगा, हमारे लिए उसकी खुशी मायने रखती है, तुम लोगों की नहीं, तुम्हारे पास और भी बच्चे हैं, पोते हैं, आगे और भी बच्चे होने वाले हैं, उनके जरिए तुम्हारे परिवार में खुशियाँ आएगी। बहुत कुछ छोड़ा है, मैं इस परिवार की खुशी के लिए अथर्व को नहीं छोड़ सकता और ना ही छोड़ूंगा, मैं उसे रोक नहीं रहा यहाँ आने के लिए, उसका जब मन करेगा वह यहाँ अपनी दादी ध्रुविका और बच्चों से मिलने आ सकता है, और अब तो आध्या भी है, वह उसे भी उसकी बहन से मिलने लेकर आता रहेगा, लेकिन वह रहेगा मेरे साथ ही। उनकी बात सुनकर राकेश ने कहा अगर 5 महीने बाद उसने अपना फैसला बदल लिया, तो अगर उसने कह दिया कि वह यही रहना चाहता है तो कारणवीर जी ने तेजी मुस्कान देते हुए कहा 10 साल मेरे साथ बीते हैं उसने, वह यहाँ नहीं रहेगा, बाकी 5 महीने क्या 5 जन्म में भी तुम उसका फैसला नहीं बदल सकते। तो राकेश करणवीर जी को चैलेंज करते हुए बोला और अगर मैंने उसका फैसला बदल दिया तो करणवीर जी ने कॉन्फिडेंस से कहा कोशिश कर सकते हो तुम, अब उसके सामने कोई कुछ नहीं रहेगा। करणवीर जी ने प्रिया जी की तरफ देखा तो वह मोटे मोटे आंखों आंसू लिए उन्हें देख रही थी। तो वह उनसे भी बोले फिक्र मत करो प्रिया बहू, तुम्हारा बेटा 5 महीने बाद तुम्हारे साथ होगा और गोभी के पराठे को लेकर प्रीतम से लड़ाई करेगा, मेरा बंदर है वह, मुझसे ज्यादा अच्छे से उसे कोई नहीं जानता। वहीं दूसरी तरफ अथर्व और आध्या यह एक साथ कमरे में घुस गए, लेकिन अंदर का माहौल देखकर दोनों का रोम रोम झंझना गया। सामने पूरा कमरा गुलाब की पंखुड़ियां से सजा हुआ था। वह आध्या से बोल ये तो ऐसी फुल हो गए हैं और अब तो सुबह भी हो गई है, लगभग हमारी सुहाग रात तो निकल गई, सुहाग दिन मनाई क्या? तो आत्या उसके करीब भाई और कहा तुम्हारा गांव ठीक होने में कुछ दिन तो लगेंगे ही, फिर मैं खुद इस कमरे को सजाऊंगी, अब एक किससे ही काम चला लो। तो अथर्व एक हाथ से ही आध्या को खुद से ही करीब करते हुए बोला सिर्फ बाजू ही जख्मी है, बाकी पूरी मशीन अच्छे से काम कर रही है।
तो आध्या यह उसे साइड में करते हुए वॉशरूम में चली गई तो अथर्व ने चिल्लाते हुए कहा, अरे चुड़ैल, तुमने मुझे बातों में फंसाया, छोड़ूंगा नहीं मैं तुम्हें। अथर्व आध्या के कमरे में भाग गया। हवेली में अथर्व जब नीचे आया तो उसके लिए पिज्जा आ चुका था। उसे भूख भी लगी थी तो वह खाने में जुड़ गया। उसने सबसे कहा कि जिसे खाना है खा लो, तो सब ने मना कर दिया तो अथर्व कंधे उसका कर खाने लगा। जब उसका पेट भर गया तो उसने कहा, हम चलो अब शुरू हो जाओ। किसी को कुछ समझ नहीं आया कि अथर्व आप क्या कह रहा है, तो अथर्व ने कहा, मतलब अपने दादू का पॉइंट ऑफ व्यू जाना है ना। अब उनके साथ गलत हुआ है, मैं मानता हूँ दादी, और सबको उनका इंतजार करना चाहिए था। अथर्व की बात सुनकर मीनल जी रोने लगी तो अथर्व उनके पास बैठ गया और उनके आंसू पूछते हुए कहा, दादी आप बहुत अच्छी है, यह मुझे किसी से भी जाने की जरूरत नहीं है। हम एक साइड को सही मानकर आपको थोड़ी ही दोषी मान सकते हैं, है ना पापा। अथर्व ने डाली जिसे कहा तो उन्होंने कहा, हमारा बेटा सच में बहुत समझदार है। सब ने अथर्व को प्राउड भरी नजरों से देखा। उसकी हरकतों से जहाँ सब उसे सबसे छोटा मानते थे, आज उसकी समझदारी देखकर सब हैरान भी थे। हवेली में अथर्व जब नीचे आया तो उसके लिए पिज्जा आ चुका था। उसे भूख भी लगी थी तो वह खाने में जुट गया। उसने सबसे कहा कि जिसे खाना है वह खा लो, तो सब ने मना कर दिया तो अथर्व कंधे उसका कारखाने लगा। जब उसका पेट भर गया तो उसने कहा, चलो अब शुरू हो जाओ। किसी को कुछ समझ नहीं आया कि अथर्व अब क्या कह रहा है, तो अथर्व ने कहा, मतलब हमने दादू का पॉइंट ऑफ व्यू जाना है ना। अब उनके साथ गलत हुआ है, मैं मानता हूँ दादी, और सबको उनका इंतजार करना चाहिए था। अथर्व की बात सुनकर मीनल जी रोने लगी तो अथर्व उनके पास बैठ गया और उनके आंसू पोंछते हुए कहा, दादी आप बहुत अच्छी है, यह मुझे किसी से भी जानने की जरूरत नहीं है। हम एक साइड को सही मानकर आपको थोड़ी ही दोषी मान सकते हैं, है ना पापा। अथर्व ने ललित जी से कहा तो उन्होंने कहा, हमारा बेटा सच में बहुत समझदार है। सब ने अथर्व को प्राउड भरी नजरों से देखा। उसकी हरकतों से जहाँ सब उसे सबसे छोटा मानते थे, आज उसकी समझदारी देखकर सब हैरान भी थे। मीनल जी कुछ भी बोल नहीं पा रही थी तो अथर्व ने मोहन जी की तरफ रुख किया और कहा, आप ही अपना सड़ा हुआ मुंह खोल दीजिए। तो मोहन जी ने उसे घूर कर देखा तो अथर्व हंसने लगा। मोहन जी ने कहा, जब वह गाड़ी खाई में गिरी तो माँ और मीनल दोनों बेहोश हो गई थी। पहले सबको इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। मीनल के पिताजी ज्यादा जख्मी हुए थे, गले की नसों में स्वेलिंग आ गई थी। माँ और मीनल को होश आ गया था तो मैं पुलिस के साथ हादसे की जगह पर गया। वहां पर लगभग 2 दिन तक सर्च ऑपरेशन चला, लेकिन गाड़ी के जले हुए पुर्जों के अलावा कुछ नहीं मिला तो पुलिस ने इन्हीं और चीकू को मृत घोषित कर दिया। मीनल को कहना सदमा लगा था, पति और बच्चे को खोने का राकेश पर से भी उसका ध्यान हट गया। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। उसके बाद अस्पताल से खबर आएगी मीनल के पिता आखिरी सांस ले रहे हैं तो सब हॉस्पिटल गए। मरते वक्त वह मीनल का ख्याल मुझे रखने के लिए कहने लगे और बोले कि मैं उससे शादी करो। हम शादी नहीं करना चाहते थे। उनके मरने के 2 दिन बाद माँ पिताजी ने जबरदस्ती हमारी शादी करवाई, ये कहकर कि राकेश को माँ बाप दोनों की जरूरत है। लेकिन उसे हादसे के बाद से राकेश बीमार रहने लगा था। शायद अपनी जुड़वा भाई से अलग होने की वजह से डॉक्टर के दिखाने पर पता चला कि वह अपने भाई के बिना जिंदा नहीं रहेगा। सिर्फ इसलिए हमने अपना परिवार बढ़ाने का फैसला किया था। जब से राकेश को पता चला था कि उसका भाई आ रहा है, उसकी तबीयत में फर्क पड़ना शुरू हो गया। फिर एक दिन अचानक से आ गए। हमें झटका लगा था उन्हें जिंदा देख हम पर गुस्सा हुए और राकेश को अपने साथ ले जाने की जिद करने लगे। बड़ी मुश्किल से उसकी तबीयत में सुधार हुआ था। ऐसे में उसका मीनल और आने वाले बच्चे से दूर होना सही नहीं होता, इसीलिए मायना ने खुद इसे हमारी जिंदगी से जाने के लिए कह दिया और यह जा चुके थे। इन्होंने चीकू की जिंदा होने की बात हमें नहीं बताई थी। फिर जब रंजीत पैदा हुआ तो राकेश हर वक्त उसी के पास रहता। उसके बाद कॉलेज टाइम में इसके निकम्मे दोस्तों ने ज्यादा बच्चों को लेकर इसके दिमाग में कचरा भर दिया, जिसकी वजह से अथर्व को उससे कभी नहीं अपनाया। तो प्रीतम जी ने तपाक से कहा, तो अब अभी तो अथर्व चौथे नंबर पर है, अब क्यों यह उसका पीछा नहीं छोड़ रहा। करणवीर जी ने उन्हें घर कर चुप रहने का इशारा किया तो वह चुप हो गए। वही अथर्व मीनल जिसे चिपकती हुए बोला, आई लव यू दादी, अच्छा अब इस दूसरे बूढ़े को भी तलाक देती है जी और मेरे साथ भाग चलिए। अथर्व की बात सुनकर जहां मोहन जी ने उसे घूर कर देखा, वही करणवीर जी बोले, पहले बुढ़ा कौन है यहाँ। तो अथर्व ललित जी की तरफ उंगली करके बोला, आप ही है ना, और कौन होगा। तो सब लोग हंसने लगे। तो मोहन जी ने कहा, हमें कोई शौक नहीं था शादी और बच्चा करने का। शादी के बाद हमने फैसला किया था कि सबके सामने हम दोनों शादीशुदा होने का ढंग करेंगे, लेकिन राकेश की बिगड़ती हालत के चलते हमने मजबूर होकर बच्चे के बारे में सोचा था। आपने कहा कि आपका दोस्त यहाँ हादसे के महीने
भर बाद आया था, उसे वक्त राकेश आई हॉस्पिटल में दखल था और सब वहां ही गए होंगे। करणवीर जी ने कुछ नहीं कहा। तभी करणवीर जी का फोन बज तो मैनेजर ने उन्हें फोन दिया। उन्होंने बात की और फोन काटकर अथर्व से कहा, राजपाल का फोन था, मुझे वापस जाना होगा। तो अथर्व ने कहा, पहले ये बताओ आपने दूसरी शादी क्यों नहीं की? तो करणवीर जी ने कहा, बस मैं नहीं करना चाहता था और भरोसा था मुझे खुद पर, प्रीतम को अच्छी परवरिश दे सकता हूँ मैं और दी, कम से कम उसे लालची और निर्दय तो नहीं बनाया। राकेश उनका थाना सुनकर भुनभुना गया और कहा, तो आपका बेटा भी तो उसे अपने साथ रखकर अपने लालच को पूरा कर रहा है और मैं भी उसे यहाँ बिना कोई काम धाम के रहने को कह रहा हूँ, अपना बिजनेस में खुद संभाल लूंगा। तो अथर्व नहीं उसे इग्नोर करते हुए कहा, आप अभी मत जाओ ना धातु, ऐसा भी क्या काम है होमी को आपसे? तो करणवीर जी ने कहा, एक काम करो, तुम और आध्या भी तैयार हो जाओ, हमारे साथ चलो, वहां भी गृह प्रवेश की रस्म हो जाएगी, तुम्हारी आखिर असली घर तो वही है ना तुम्हारा। करणवीर जी ने राकेश को देखा और टेढ़ा मुस्कुरा दिया। तो अथर्व झट से बोला, ठीक है चलिए आप जाए, मैं माँ पापा के साथ आ जाऊंगा। ठाकुर परिवार ने देखा कि अथर्व ने करणवीर जी के बोलने भर से हामी भर दी बिना वक्त गंवाए। अथर्व आध्या से बोला, चलो डार्लिंग तैयार हो जाओ, हम 2 दिन वही रहेंगे और परसों शाम को आ जाएंगे। उसके बाद करणवीर जी वहां से कॉप में बैठकर चले गए। वही अथर्व फुदकते हुए तैयार होने चला गया और साथ में आध्या भी। उनके जाने के बाद ललिता जी ने कहा, सुनिए जी, हम भी चलते हैं, घर की सफाई भी करवा देंगे और अर्थ और आध्या का गृह प्रवेश हमारे घर में भी तो होगा, आखिर 4 महीने बाद हम भी तो वापस दिल्ली में शिफ्ट होंगे। ललित जी ने हाँ कह दिया और सबकी दिल्ली की टिकट बुक कर दी। फिर वह मीनल जी के पास बैठ गए और कहा, माँ जी आप परेशान मत हो, ये कोई आपको गलत नहीं समझ रहा, आप लोगों ने जो भी किया वह सिचुएशन के हिसाब से किया। मीनल जी ने प्रीतम जी की तरफ देखा तो वह खड़े होते हुए बोले, मुझे ऐसे में देखिए माँ जी, मैंने अपने पिता के अलावा अपने आसपास किसी को नहीं देखा, वह अकेले ही मुझे प्लेट आए हैं, मेरे लिए मेरे माँ बाप वही है, मुझे माफ कर दीजिए, लेकिन मैं वैसा कोई रिश्ता नहीं चाहता आपके और आपके परिवार के साथ। मेरे लिए आप मेरे अर्थ की दादी है और रहेगी। प्रिया जी जाए, आध्या बहू को तैयार करवा कर ले लिए। ये लड़का तो कपड़े पहनकर और बालों में हाथ घूमर तैयार भी हो गया, उसे तैयार नहीं होने देगा। ये जाए प्रिया जी के साथ। प्रीतम जी कितना रिस्पेक्ट से बात करते हैं। ये देखकर सबने पहले राकेश को और फिर रोहिणी को देखा तो राकेश चिढ़ गया और मन में कहा, कितना नाटक करता है आदमी हुआ। प्रिया जी ने हाँ कहा और ऊपर आध्या के कमरे में चली गई, क्योंकि आध्या का सामान उसके कमरे में ही था। अथर्व आध्या के पास जाता है, उससे पहले ही प्रिया जी ने उसे नीचे भगा दिया तो वह मुंह बनाते हुए नीचे चला आया। सबको सच का पता चल गया था और करणवीर जी वहां से जा चुके थे। अथर्व और आध्या को भी साथ चल दिल्ली आने को कहकर प्रीतम जी के कहने पर प्रिया जी ने हाँ में सर हिलाकर ऊपर आध्या के कमरे में चली गई, क्योंकि आध्या सामान उसके कमरे में ही था। अथर्व आध्या के पास जाता है, उससे पहले ही प्रिया जी ने उसे नीचे भगा दिया तो वह मुंह बनाते हुए नीचे चला आया। अथर्व प्रीतम जी के कंधे पर सर रखकर उदास होने का नाटक करते हुए बोला, पापा आपके वाली ने मुझे मेरी वाली के पास नहीं जाने दिया, इसलिए मैं आज आप दोनों के पास ही सोऊंगा। उसकी बात सुनकर विराट जी और ललित जी को प्रीतम जी पर हंसी आ गई तो प्रीतम जी अथर्व टरकाने की कोशिश करते हुए बोले, और तेरी बीवी वो अकेले सोएगी क्या? देख नहीं जग में उसे नींद नहीं आएगी, और वैसे तो तुम दोनों ने आफत मचा रखी थी शादी से पहले। वह क्या कह रही थी आध्या उस दिन? हाँ फुल बो। प्रीतम से आगे कुछ बोलते हैं उससे पहले ही अथर्व ने प्रीतम जी का मुंह बंद कर दिया उनकी बात पूरी होने से पहले ही, और कहा, ठीक है आज बॉक्स दिया और मुंह बंद रखेगे तो आगे भी अथर्व बाबा की कृपा आप पर बरसेगी। आज तो मैं दादू के पास सोऊंगा, आपकी बहू ने तो बाजू जख्मी है कहकर मुझे तरका दिया कई दिन के लिए। उसकी बात सुनकर अक्षत और बाकी लड़की हंसने लगे। अथर्व न्यू उन सबको घर कर देखा और गाना गाने लगा, किसी दिन ये तमाशा मुस्कुराकर हम भी देखेंगे, किसी दिन ये तमाशा मुस्कुराकर हम भी देखेंगे। प्रीतम जी भी उसके साथ गाने लगे। ठाकुर परिवार प्रीतम जी को आंखें फाड़कर देखने लगे। वही विराट जी और ललित जी ने सर हिला दिया जैसे कह रहे हो कि ये दोनों कभी नहीं सुधरेंगे। तभी अचानक दोनों ने ही गाना बंद कर दिया। अथर्व की आंखें सीढ़ियों से नीचे आती आध्या पर जम गई। वही प्रीतम जी तो हर वक्त प्रिया जी पर लाइन मारते रहते हैं जैसे वह उनकी नहीं किसी और की बीवी हो। वह भूल गए थे कि वह कहाँ है और अगले ही पल दोनों ने ही छिछोरे लड़कों की तरह सिटी बजा दी, जिसे अक्षत दोनों को ही घूरते हुए बोला, शर्म करिए दोनों, देख तो लीजिए कहाँ बैठे हैं। तो अथर्व और प्रीतम जी ने एक साथ कहा, भाग जल कुत्ते यहाँ से। फिर अथर्व ने जोर से कहा, दादू के पास सोना कैसल। वहीं दूसरी तरफ आध्या अपनी साड़ी पहनी हुई थी, जिसकी वजह से अथर्व उसे सरेआम घूरे जा रहा था। तभी उसने प्रीतम जी को घूर कर देखा और कहा, मेरी माँ को घूरना बंद कीजिए और अपना सर झुका रोमांस बंद कीजिए, आपकी उम्र निकल गई है अब इन सब की। हाफ बुढ़े आदमी
विराट जी और ललित जी कहाँ का लगाकर हंस पड़े। उन्हें पता था कि अथर्व जरूर कोई तीर छोड़ेगा। तभी ललिता जी ने अथर्व का कान मरोड़ दिया और कहा, अच्छा उन्हें कह रहा है और खुद क्या कर रहा है, तू अब अच्छे बच्चे की तरह शांति से बैठ जा। उसके बाद आध्या और अथर्व ने मीनल जी और मोहन जी के पैर छुए। अथर्व ने रंजीत की तरफ देखा और आध्या को लेकर उसकी तरफ बढ़ गया। उसने जब रंजीत के पैर छुए तो वह बहुत खुश हुआ। तो अथर्व ने कहा, अब आप चाचा जी बन गए हैं, मेरे पापा के भाई। रंजीत ने अथर्व को गले लगा लिया और कहा, हमेशा ऐसे ही हंसते खेलते रहो। आध्या निर्केश्वर रोहिणी की तरफ देखा तो अथर्व ने कहा, उन लोगों की तरफ मत देखो, उनका तो शायद ही हम पर ना पढ़ने ना दूं में वैसे भी आशीर्वाद दिल से दिया जाता है और वह इन लोगों के पास नहीं है। ये चाकू छुरी निकाल लेंगे हमें मारने के लिए, चलो अब हम हमारे घर चलते हैं। अथर्व सबके साथ वहां से चला। अथर्व और आध्या के जाने के बाद राकेश गुस्से में वहां से चला गया। तब रंजीत ने कहा, भैया को भी पता नहीं क्या हो गया है, वह अथर्व की खुशी नहीं देख रहे और अब समझ आया उन्हें कि उसे खुशियां जुड़ी है। इस घर की भाभी चाहिए, उन्हें समझाए, वक्त निकल चुका है। इन सब का अथर्व के साथ जबरदस्ती करेंगे तो उसे हमेशा के लिए को देंगे। तब देखा नहीं कैसे वह शैतान हावी होता है उसे पर। रंजीत रोहिणी से बोला और चला गया वहां से। तो मीनल जी ने भी कहा, अर्थ जहाँ रहना चाहता है वही रहेगा, वह भी तो उसका घर है। मेरा चीकू, वह हमेशा उसका ध्यान रखेगा। वह भी इतना कहकर उठकर वहां से चली गई। पत्थर पर बाकी सब दिल्ली सूर्यवंशी भवन पहुंच चुके थे। करणवीर जी ने पहले ही सब नौकरों से कहकर गृह प्रवेश की तैयारी करवा ली थी। प्रिया जी ने दोनों की आरती की और गृह प्रवेश करवाया। सब लोग चाय नाश्ता करके आराम करने लगे। ललिता जी लक्षिता को अपने साथ ले गई, वही विद्या जी भी विराट जी वंश और वंशिका को ले गई। प्रिया जी ने अथर्व को आध्या को लेकर कमरे में भेज दिया। करणवीर सिंह सबसे निपट कर राजपाल जी के यहाँ जा चुके थे। शाम को अथर्व को वंश के और रात को ललिता जी के घर जाना था। आध्या और अथर्व जैसे ही कमरे में आए, अथर्व आध्या की कमर में हाथ डाल लिया और कहा, साड़ी में तो कुछ ज्यादा ही हॉट लग रही हो डार्लिंग। मैं क्या कहता हूँ, छोड़ो, बाजू के जख्मों को सुहाग दिन मना ही डालते हैं। उसकी बात सुनकर आध्या ने हंसते हुए उसे दूर किया और कहा, पहले तो तुम बड़ा आई कंट्रोल रखते थे खुद पर, फिर अब क्या हुआ, 2-4 दिन की ही तो बात है। तब अथर्व ने कहा, नहीं, कल रात को हम सुहाग रात मनाएंगे, परसों तो हम मुंबई जा रहे हैं वापस में, हमारा खास दिन यही अपने घर में बिताना चाहता हूँ, बाकी सोने तो वहां भी नहीं दूंगा मैं तुम्हें। अथर्व ने आध्या किस करना शुरू कर दिया तो आध्या पिघलने लगी। अथर्व का हाथ उसके गले से नीचे जाने लगा तो आध्या उससे दूर हट गई और उसे घूरते हुए बोली, कल के लिए ठीक है ना। फिर तो अथर्व उसकी कमर में चुटकी काटकर कमरे से बाहर भाग गया। वही पीछे आध्या अपनी कमर में चलते हुए बोली, कोई बात नहीं, कल रात को बताऊंगी तुम्हें। इतना कहकर वह मुस्कुराने लगी। वही अथर्व अपने कमरे से निकाल कर रख सकते के कमरे में चला गया जहां अक्षत सोने के लिए लेटा हुआ था। अथर्व उसके ऊपर कूद गया और कहा, कबाड़ी, बड़ी ही कबाड़ वाली सोच है तेरी। अक्षत ने अथर्व को हटाया नहीं, उल्टा कसकर उसे गले लगा लिया और कहा, मैं बहुत ज्यादा खुश हूं, हम दोनों एक ही परिवार के हैं। पर दादू के साथ कितना गलत हुआ, पूरा परिवार एक तरफ और वह अकेले पापा के साथ रहे। तुझे सच में दादी पर गुस्सा नहीं आया? तो अथर्व ने कहा, तुझे पता है उसे जमाने में औरतों की मर्जी से कुछ नहीं होता था और यह सच है कि जुड़वा अगर एक दूसरे से अलग हो जाए तो वह मुश्किल से रह पाते हैं। जब वह छोटे हो तब तो और भी मुश्किल होता है संभालना, बड़े रहे भी लेते हैं छोड़ना। अच्छी बात तो यह है कि हम दोनों सच में भाई निकल और हाँ, हम सेज ही है। चल एक बात बता, जब मैं ऊपर गया था तो क्या बात हुई थी दादू के साथ उन लोगों की? अक्षत ने कुछ देर सोचा और कहा, तुम्हारे पापा ने दादू को चैलेंज किया है कि पहले तो तू वादा करके वहां जाकर बवाल नहीं करेगा वरना नहीं बताऊंगा। तो अथर्वा ने उसे घूर कर देखा और कहा, मैं वंशी से पूछ लूंगा, तू हमेशा डरता ही रही हो, ये तो है नहीं कि मुझे बता देता कि मैं कुछ सॉल्यूशन पहले से ही निकल लूं, गधा कहीं का। अथर्व उठकर जाने लगा तो अक्षत उससे बोला, उन्होंने दादू को चैलेंज किया है कि आने वाले 5 महीने बाद वह तुम्हारा वहां से आने का फैसला बदल देंगे और दादू ने उनसे कहा है कि वह कोशिश कर सकते हैं लेकिन तुम अपना फैसला नहीं बदलोगे। उसकी बात सुनकर अर्थ है वह मुस्कुराने लगा और कहा, जब दादू फुल कॉन्फिडेंस है तो तुम सबको इतनी परेशानी क्यों हो रही है? उनके विश्वास पर विश्वास करो, मेरा फैसला अटल है, मैं उसे हवेली में से निकल कर रहूंगा, जिंदा या मुर्दा। अथर्व ने आखिरी बात बड़ी धीमी आवाज में कही जो अक्सर सुन नहीं पाया। तभी अथर्व का फोन बजा, उसने देखा तो वेदांत उसे फोन कर रहा था तो वह वहां से बाहर चला गया। अथर्व और बाकी सब दिल्ली सूर्यवंशी भवन पहुंच चुकी थी। करणवीर जी ने पहले से ही सब नौकर उसे कहकर गृह प्रवेश की तैयारी करवा ली थी। प्रिया जी ने दोनों की आरती की और गृह प्रवेश करवाया। सब लोग चाय नाश्ता करके आराम करने लगे। ललिता जी लक्षिता को अपने साथ ले गई, वही विद्या जी भी विराट जी वंश और वंशिका को ले गई। प्रिया जी ने अथर्व
को आध्या को लेकर कमरे में भेज दिया। करणवीर जी इन सब से निपटकर राजपाल जी के यहाँ जा चुके थे। शाम को अथर्व को वंश और रात को ललिता जी के घर जाना था। आध्या और अथर्व जैसे ही कमरे में आए, अथर्व नहीं आते कि कमर में हाथ डाल लिया और कहा, साड़ी में तो कुछ ज्यादा ही हॉट लग रही हो डार्लिंग। मैं क्या कहता हूँ, छोड़ो, बाजू के जख्मों को सुहाग दिन मन ही लेते हैं। आध्या ने उसे हंसते हुए दूर किया और कहा, पहले तो तुम बड़ा कंट्रोल रखते थे खुद पर, फिर अब क्या हुआ, 2-4 दिन की ही तो बात है। तो अथर्व, मैंने कहा नहीं, कल रात को हम सुहाग रात मनाएंगे, परसों तो हम मुंबई जा रहे हैं वापस। मैं हमेशा खास दिन यही अपने घर में बिताना चाहता हूँ, बाकी सोने तो वहां भी नहीं दूंगा मैं तुम्हें। अथर्व ने आध्या को किस करना शुरू कर दिया तो पिघलने ने लगी। अथर्व का हाथ उसके गले से नीचे जाने लगा तो आध्या ने उसे दूर हट गई और उसे घूरते हुए बोली, कल के लिए ठीक है ना फिर। तो अथर्व उसकी कमर में चुटकी काटकर कमरे से बाहर भाग गया। वही पीछे आध्या अपनी कमर मसलते हुए बोली, कोई बात नहीं, कल रात को बताऊंगी तुम्हें। और वह मुस्कुराने लगी। वही अथर्व अपने कमरे से निकलकर अक्षत के कमरे में चला गया, जहां अक्षत सोने के लिए लेटा हुआ था। अथर्व उसके ऊपर कूद गया और कहा, कबाड़ी, बड़ी ही कबाड़ वाली सोच तेरी। अक्षत ने अथर्व को हटाया नहीं, उल्टा करके गले लगा लिया और कहा, मैं बहुत ज्यादा खुश हूं, हम दोनों एक ही परिवार के हैं, पर दादू के साथ कितना गलत हुआ। पूरा परिवार एक तरफ और वह अकेले पापा के साथ रहे। तुझे सच में दादी पर गुस्सा नहीं आया? तो अथर्व ने कहा, तुझे पता है उसे जमाने में औरतों की मर्जी से कुछ नहीं होता था, और यह सच है कि जुड़वा अगर एक दूसरे से अलग हो जाए तो वह मुश्किल से रह पाते हैं। जब वह छोटे हो तब तो और भी ज्यादा मुश्किल होता है संभालना, बड़े रह भी लेते हैं। छोड़ो ना, अच्छी बात तो यह है कि हम दोनों सच में भाई निकल, और हाँ, हम सेज ही है। चल एक बात बता, जब मैं ऊपर गया था तो क्या बात हुई थी दादू के साथ उन लोगों की? अक्षत ने कुछ देर सोचा और कहा, तुम्हारे पापा ने दादू को चैलेंज किया है कि, लेकिन पहले तो तू वादा कर कि वहां जाकर कोई बवाल नहीं करेगा, वरना नहीं बताऊंगा। अथर्व नहीं उसे घूर कर देखा और कहा, मैं वंशिका से पूछ लूंगा। तो हमेशा डरता ही रही हो, ये तो है नहीं कि मुझे बता देता कि मैं कोई सॉल्यूशन पहले से ही निकाल लूं। गधा कहीं का। अथर्व उठकर जाने लगा तो अक्सर उससे बोला, उन्होंने दादू को चैलेंज किया है कि आने वाले 5 महीने बाद वह तुम्हारा वहां से आने का फैसला बदल देंगे, और दादू ने उनसे कहा कि वह कोशिश कर सकते हैं, लेकिन तुम अपना फैसला नहीं बदलोगे। ये सुनकर अथर्व मुस्कुराने लगा और कहा, जब दादू फुल कॉन्फिडेंस है तो तुम सबको इतनी परेशानी क्यों हो रही है? उनके भरोसे पर भरोसा करो, मेरा फैसला अटल है, मैं उसे हवेली से निकाल कर रहूंगा, जिंदा या मुर्दा। अथर्व ने आखिरी बात बड़ी धीमी आवाज में कही, जो अक्षत सुन नहीं पाया। तभी अथर्व का फोन बजा। उसने देखा तो वेदांत उसे फोन कर रहा था, तो वह वहां से बाहर चला गया। वहीं दूसरी तरफ रोहिणी अपने कमरे में गई तो राकेश बेड पर बैठा हुआ था, जो उसके सामने जाकर बोली, क्या हो गया है आपको? कल तक अथर्व को अपना बेटा करने से इनकार कर रहे थे आप, फिर आज उसे पाने के लिए इतनी लड़ाई क्यों? आप ही चाहते थे ना कि वह चला जाए, यहाँ से चला गया वह, अब आप उसे यहाँ रखने के लिए लड़ रहे हैं, वह भी सिर्फ अपने बिजनेस और अपने परिवार की खुशी के लिए। आपको उसकी खुशी क्यों नजर नहीं आ रही? वह कितना खुश रहता है उन लोगों के साथ, और अब तो पता भी चल गया है कि वह इस परिवार के सदस्य है, बिना किसी रिश्ते के उन्होंने अथर्व को इतना प्यार दिया, अब तो वह और भी ज्यादा उसे पर प्यार लूटेंगे। हाथ जोड़ती हूँ मैं आपके सामने, उसे कहीं तो खुश रहने दीजिए, वरना वह शैतान उसकी जान ले लेगा। तो राकेश ने कहा, तुम डरती हो ना इस बात से कि वह यहाँ रहेगा? तो तुम्हें 4 बातें सुनाए, लेकिन मैं नहीं डरता, मैं सुन लूंगा उसकी बातें, लेकिन उसे जाने नहीं दूंगा। और तुम कुछ दिनों पहले तक मेरा बेटा मेरा अर्थ करते नहीं थकते थी, आज तुम उन ढोंगियों से डर रही हो। मत भूलो तुमने पैदा किया है उसे, हर किसी से ज्यादा हक रखते हो तुम उसे पर, तो अपने इसी हक का फायदा उठा। और रोहिणी, हमारे पास आखिरी मौका है उसे यहाँ रखने, मैं वादा करता हूँ उसे मुझसे जो चाहिए प्यार नाम सब दूंगा मैं उसे। रोहिणी कुछ नहीं बोली, उसका दिल यह मानने को मना कर रहा था, लेकिन दिमाग राकेश की बात मानने के लिए कह रहा था। कुछ देर तक वह अपने दिल दिमाग से जूझती रही और कहा, ठीक है, हम एक बार आखिरी कोशिश करेंगे, अगर फेल हुए तो दोबारा आप कभी उसे परेशान नहीं करेंगे, उसे जाने देंगे यहाँ से। रोहिणी जानती थी कि राकेश के पास जरूर कोई तरीका होगा जिसकी वजह से वह इतना सर है कि अथर्व यहाँ रुक जाएगा। वह भी चाहती थी कि अथर्व उसकी आंखों के सामने रहे, और इसीलिए वह राकेश की इस आखिरी कोशिश में उसका साथ देने का फैसला करती है, जिसे राकेश ने कहा, फिक्र मत करो रोहिणी, तुम बस मेरे पीछे खड़ी रहना, बाकी जो भी करना होगा वह मैं करूंगा। रोहिणी अपने कमरे में गई तो राकेश बेड पर बैठा था। वह
उसके सामने जाकर बोली, क्या हो गया है आपको? कल तक अथर्व को अपना बेटा करने से इनकार करते थे आप, फिर आज उसे पाने के लिए इतनी लड़ाई क्यों? आप ही चाहते थे ना कि वह चला जाए, यहाँ से चला गया वह, अब आप उसे यहाँ रखने के लिए लड़ रहे हैं, वह भी सिर्फ अपने बिजनेस और अपने परिवार की खुशी के लिए। आपको उसकी खुशी क्यों नहीं नजर आ रही? वह कितना खुश रहता है उन लोगों के साथ, और अब तो पता भी चल गया है कि वह इसी परिवार के सदस्य है, बिना किसी रिश्ते के उन्होंने अथर्व को इतना प्यार दिया, अब तो वह और भी ज्यादा उस पर प्यार लुटाएंगे। हाथ जोड़ती हूँ मैं आपके सामने, उसे कहीं तो खुश रहने दीजिए, वरना वह शैतान उसकी जान ले लेगा। तो राकेश ने कहा, तुम डरती हो ना इस बात से कि वह यहाँ रहेगा तो तुम्हें चार बातें सुनाए, लेकिन मैं नहीं डरता, मैं सुन लूंगा उसकी बातें, लेकिन उसे जाने नहीं दूंगा। और तुम कुछ दिनों पहले तक मेरा बेटा मेरा अर्थ करते थकती नहीं थी, आज तुम उन ढोंगियों से डर रही हो। मत भूलो तुमने पैदा किया है उसे, हर किसी से ज्यादा हक रखते हो तुम उसे, पर तो अपने इसी हक का फायदा उठा। और रोहिणी, हमारे पास आखिरी मौका है उसे यहाँ रखने का, मैं वादा करता हूँ उसे मुझसे जो चाहिए प्यार नाम सब दूंगा मैं उसे। रूही कुछ नहीं बोली, उसका दिल यह मानने से मना कर रहा था, लेकिन दिमाग राकेश की बात मानने के लिए कह रहा था। कुछ देर तक वह अपने दिल और दिमाग में झूलती रही और बोली, ठीक है, हम एक आखिरी कोशिश करेंगे, अगर फेल हुए तो दोबारा आप कभी उसे परेशान नहीं करेंगे, उसे जाने देंगे यहाँ से। रोहिणी जानती थी कि राकेश के पास जरूर कोई तरीका होगा जिसकी वजह से वह इतना सर है कि अथर्व यहाँ रुक जाएगा। वह भी चाहती थी कि अथर्व उसकी आंखों के सामने रहे, और इसीलिए वह राकेश की इसी आखिरी कोशिश में उसका साथ देने का फैसला करती है, जिससे राकेश ने कहा, इस आखिरी कोशिश में उसका साथ, फिक्र मत करो रोहिणी, तुम बस मेरे पीछे खड़ी रहना, बाकी जो भी करना होगा वह मैं करूंगा। वहीं दूसरी तरफ अथर्व वेदांत से बात करते हुए करणवीर जी की स्टडी रूम में आ गया था। वेदांत उससे बोला कर, एक आदमी रेलवे स्टेशन पर पकड़ा गया है, उसके पास से कुछ बारूद वगैरह भी बरामद हुआ है, आपकी टीम ने उसे दबोच लिया है। तभी अथर्व ने कहा, उसका मुंह खुलवाओ कैसे भी करके, बाकी मैं परसों आकर देखता हूँ, कोशिश करूंगा दोपहर से पहले आने की। अथर्व ने फोन काट दिया और कहा, अब बस यह मामला नहीं पड़ जाए, उसके बाद इस राकेश ठाकुर की अकल ठिकाने लगाऊंगा, बड़ा बेटा कर रहा है। उसके बाद वह आध्या के पास चला गया, जहां प्रिया जी पहले ही मौजूद थी। वह आध्या को कपड़े देने आई थी शाम को पहनने के लिए। अथर्व को देखकर वह बोली, अर्थ तू भी तैयार हो जा, विद्या दीदी का फोन आया था, वह बुला रही है तुझे, और रात को ललिता दीदी के घर रहेगा या फिर यही आओगे? तो अथर्व पीछे से उन्हें बाहों में भरकर गाल पर किस करते हुए बोला, हम डिनर वहां पर कर लेंगे, लेकिन रहूंगा तो मैं आपके पास। अब तो वह मुंबई में ही रहती है, मेरा जब मन करता है मैं उनके पास चला जाता हूँ, और विद्या माँ उनके पास जा ही रहा हूँ, और उनकी अगर कोई शिकायत बाकी रह गई तो मैं 5 महीने बाद दूर कर दूंगा, रात को हम दोनों यही आएंगे। प्रिया जी ने प्यार से उसका गाल से हिलाया और जल्दी तैयार होने को कहकर वहां से चली गई। प्रिया जी के जाने के बाद आध्या उससे बोली, तुम सबसे ज्यादा कौन सी माँ से प्यार करते हो? तो अथर्व ने कहा, मैं किसी माँ से कम या ज्यादा प्यार नहीं करता, मैं सबको वही देता हूँ जो उन्होंने मुझे दिया है। इन तीनों औरतों ने कई रातें जागकर बिताई है जब मैं बीमार होता था। कोई भी मुझसे अपने बच्चों से कम प्यार नहीं करती, तो मैं भी इसे बराबर प्यार करता हूँ। वहाँ हवेली में वह औरत कभी भूलकर भी मेरे पास नहीं आई, बीमारी से मैं पागल होने की कगार पर पहुँच गया था, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ा, फिर मुझे भी उसे या उसके पति से कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा तुम तैयार हो जाओ, 4 बजे गए हैं, कुछ घंटे बाहर रहकर हम ललिता माँ के पास जाएंगे। अथर्व इतना कहकर वॉशरूम में चला गया। वहीं आध्या भी तैयार होने लगी। कुछ ही देर में वह दोनों वंश के घर पर थे। उनका घर ज्यादा दूर नहीं था, 2 मिनट लगते थे कार में जाने पर। वंशिका और वंश दोनों ने पटाखे और गुब्बारे फोड़कर उनका स्वागत किया। विद्या जी ने आध्या का गृह प्रवेश करवाया और भर भर के उन्हें आशीर्वाद दिया। आध्या को इतने अपनेपन की उम्मीद नहीं थी किसी के, आज तक उसे उसकी बहन के अलावा किसी ने भी नहीं अपनाया। अथर्व की वजह से उसे भी 3-3 माएँ मिल गई थी, वह बहुत खुश थी। तभी वंशिका उसे खींचते हुए अपने साथ ले गए। वहीं अथर्व भी सोफे पर जाकर पसर गया। चाय नाश्ता करके वह लोग ललित जी के घर चले गए, वहां भी आद्या का स्वागत हुआ। लगभग 8 बजे सब डिनर कर रहे थे तो अथर्व ललित जी से बोला, पापा आप लोग मुंबई मेरे अमेरिका से आने से पहले चले गए थे, क्या आपको पता था कि मैं वहां जाने के लिए मान जाऊंगा? तो ललित जी ने कहा, चाचा जी ने मेरा ट्रांसफर वहां करवा दिया था और हमें बता भी दिया था कि तुम वहां आने वाले हो, शायद उन्हें अंदाजा लग गया था कि तू वहां सही से नहीं रह पाएगा। डिनर के बाद अथर्व कुछ देर ललित जी के पास पड़ा रहा, फिर 9 बजे वह सूर्यवंशी भवन जाने के लिए निकल गया। ललिता जी ने उन्हें रोका भी, लेकिन अथर्व ने बहला फुसला कर मन लिया कि वह मुंबई जाकर उनके पास रहेगा।